2026 का प्रारंभ भारतीय विश्वविद्यालयों में एक नियमन आया। यूजीसी का नया इक्विटी फ्रेमवर्क, जो कहने को तो भेदभाव रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन उसने न ही शिक्षण संस्थानों में बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। पूरी तरीके से यूजीसी का खंडन करता हूं। समानता आरक्षण से आती है। ये देश सबका है, बिल्कुल आप, ये देश किसी जात का नहीं है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन सवर्ण संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के साथ एक पुराना विवाद वापस लौट आया, जाति का, विशेषाधिकार का और ऐसे वर्गों का जो हर बार भारत के वाद विवादों का केंद्र बिंदु होता है। इस नियमन के समर्थक इसे सुधार कहते हैं। हम सभी यूजीसी के नियमों का स्वागत करते हैं और चाहते हैं पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। पूरे देश में 49 यूनिवर्सिटियां हैं, 49 यूनिवर्सिटी, जिसमें से 1 एससी, 1 एसटी और 5 ओबीसी। अन्य लोग कहाँ हैं? और इसके आलोचक इसे भेदभाव कहते हैं। जो आप लोग कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार हुआ, स्वर्णों ने अत्याचार किया, उस खाई को भरने के लिए आप लोगों को लाया गया था और आप उस खाई को और बढ़ा रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदुओं को डिवाइड करो, स्वर्ण अलग, दलित अलग। अरे आपको ये खाई भरनी थी भाई। कोई ऐसा कानून मत बनाओ जिस कानून से सनातनी आपस में जातियों में बंट जाए। लेकिन इन सब पे बहस से पहले एक बड़ा प्रश्न है, इस भेदभाव का मूल क्या है? क्या ये कोई नवीन परंपरा है या अतीत से जुड़ा एक नियोजित षड्यंत्र जिसे दोहराया जाता रहा है? और क्यों कॉलोनाइजर्स और लेफ्टिस्ट के षड्यंत्र से हमें अखंड सावधान रहना चाहिए? ये सब जानने के लिए हमें इतिहास देखना होगा। कॉलोनियल भारत से बहुत पहले हमारा समाज 4 वर्णों में श्रेणीबद्ध था। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने मनुष्यों के गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों में और इतिहास के ग्रंथों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। विदुर जैसे विद्वान शूद्र कुल में जन्म लेकर नैतिक और बौद्धिक शीर्ष पर पहुंचे। वर्ण अर्थात जिसका वर्ण किया जा सके। किसी वर्ण का विरोध सैद्धांतिक रूप से यहाँ कभी अस्तित्व में नहीं था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कार्य कौशल पर आधारित थी। हर किसी को इसे चयन करने की स्वतंत्रता थी। जैसे स्वर्णकार का पुत्र स्वर्णकारी के कौशल में निपुण होता था और इस आधार पर वह अर्थोपार्जन करता था और समाज को समृद्ध बनाता था। जाति का अर्थ स्वभाव विशेष, प्रकृति या प्रकार होता है। 12वीं शताब्दी तक 70 के लगभग जातियां थी सिर्फ। पीढ़ियों से पारिवारिक परंपरा के कर्म कौशल पर आधारित। हमारे यहाँ कभी भी किसी भी स्तर पर किसी वर्ण या जाति को लक्षित करके कोई आंदोलन नहीं, परंतु फिर इस्लामी शासन आया, जिस दौरान हिंदू समाज एवं धार्मिक संस्थानों पर संगठित रूप से अत्याचार हुआ, विशेष रूप से उस वर्ण विशेष पर जो ज्ञान और दर्शन की परंपराओं का संवाहक था, जो रेगिस्तान के एक कबीलाई मजहब को न स्वीकार करता न ही औरों को करने देता। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। अलेक्जेंडर डफ और मैकॉले ने भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था को रेशियल स्ट्रक्चर में परिवर्तित कर दिया। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया गया, जिसमें वह वर्ग समूह जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश सेंसस ने जातियों को स्थायी श्रेणियों में बांध दिया। हर व्यक्ति को एक लेबल दिया गया और वही उसकी पहचान बना दी गई। फिर 1901 के सेंसस ने
हमारे समाज को संपूर्ण रूप से कास्ट बेस्ड कर दिया। कास्ट शब्द जो पोर्चुगीज शब्द कास्टा से आया है, उसे अंग्रेजों ने धूर्तता से हमारे ऊपर आरोपित कर दिया। भारत में जाति एक दर्शन है, परंतु ये कास्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये निश्चित है। अंग्रेजों ने वही किया जो वे बखूबी करते थे, फूट डालो और शासन करो। लेकिन इस बार उनका हथियार केवल तलवार नहीं थी, उनका हथियार था इतिहास का विकृत लेखन, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। यहीं से जाति व्यवस्था को एक कठोर जन्म आधारित दमनकारी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया। कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट ने जाति को कास्ट में बदल दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, हिंदुओं की सांस्कृतिक एकता तोड़ो, वर्णों को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में लड़ा दो और सामाजिक असंतोष को शासन का औजार बनाओ। पूर्व केजीबी अधिकारी यूरी बेज़मेनोव ने एक चौंकाने वाली बात कही थी, किसी समाज को तोड़ने के लिए युद्ध आवश्यक नहीं होता, उसका भीतर से भी विध्वंस किया जा सकता है। बेज़मेनोव ने इसे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कहा और इसके 4 चरण बताए: डीमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, क्राइसिस एंड नॉर्मलाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, ये ढांचा भारत में ब्रिटिश शासन से कितना मिलता जुलता है। औपनिवेशिक भारत में वर्ण व्यवस्था को जानबूझकर तोड़ा गया। जस्टिस पार्टी और बाद के द्रविड़ आंदोलनों को इसी मानसिक ढांचे में पोषित किया गया। बेज़मेनोव ने चेतावनी दी थी कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन तब सबसे सफल होता है जब लोग ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ स्वाभाविक है, सत्य है। काल्डवेल जैसे मिशनरीज ने ब्राह्मणों को आर्य आक्रमणकारी और अन्य हिंदुओं को द्रविड़ पीड़ित बताया। भारत में इसका प्रभाव कॉलोनियल शासन के बाद भी बना रहा। अंग्रेजों की यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्वतंत्रता के बाद भी हमारे नेताओं ने अपनाई और आज यही रेशियल स्ट्रक्चर शिक्षण संस्थानों में लाने का उपक्रम हो रहा है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमें सिर्फ आजादी नहीं मिली, एक वैचारिक युद्ध भी मिला और उस युद्ध में वामपंथ को एक खलनायक चाहिए था। धर्म नहीं, औपनिवेशिक सत्ता नहीं, राज्य नहीं, एक सामाजिक प्रतीक। वह प्रतीक बना एक वर्ण विशेष का समाज। यूरोपियन मार्क्सवाद से प्रेरित लेफ्टिस्ट राजनीति ने समाज को उत्पीड़क बनाम उत्पीड़ित के फ्रेम में देखना आरंभ कर दिया। वे समुदाय नहीं रहे, वे अवधारणा बन गए। उत्पीड़न का शॉर्टकट, शाश्वत आरोपी। 1960-70 के दशक में यह सबवर्जन की सोच विश्वविद्यालयों में घुस गई। इतिहास सरल द्वंद्वों में सिमट गया, संस्कृति शोषण बन गई और जब कोई समूह प्रतीक बना दिया जाता है तब वास्तविक तथ्य अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनके कष्ट डिस्कोर्स से लुप्त हो जाते हैं, उनके इश्यूज पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से गायब हो जाते हैं। महान संत स्वामी रामानंदाचार्य ने एक संदेश दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संत रैदास कहते हैं, रैदास पूत सब प्रभु की, कोई नहीं जात कुजात। आज हम सबको इन महान संतों का यही संदेश दोहराना है। ये बात अब हम सबको अपने मन में बैठानी होगी कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं और अब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लॉबी हमें बांट नहीं सकती और इसके लिए हमें अखंड सावधान रहना होगा।